Inflation, a situation where there is a sustained, unchecked increase in the general price level and fall in the purchasing power of money. Hence, it is a condition of price rise. इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ता है, तो यहाँ पे अनचेक्ड जनरल प्राइस लेवल बढ़ते रहता है और पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो नीचे गिर जाता है। इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है? डिमांड्स पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Demands for goods and services and demand for goods and services raise rapidly and outpace its supply inflation. तो डिमांड for गुड और सर्विस, जब गुड और सर्विस का डिमांड बढ़ता है तब सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है. कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑप्टिमिस्टिक कंज्यूमर, the disposable income spend more leading to demand inflation. कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम स्पेंड करता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता है और इन्फ्लेशन भी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी, एग्जाम्पल वेलफेयर स्कीम, मोर डिस्पोजेबल इनकम, मोर स्पेंडिंग, डिमांड एंड इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट भी जब पैसा खर्चा करता है, ठीक है, जब इकोनॉमी डिमांड क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल वेलफेयर स्कीम, तो ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम, ज़्यादा स्पेंडिंग होता है और ज़्यादा डिमांड बढ़ता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है. कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? रेजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रेट इंक्रीजेस, बिजनेस पास दोज कॉस्ट टू द कस्टमर थ्रू हायर प्राइसेस. कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है, वेजेस जो है बढ़ता है, तो बिजनेस जो है वो कंज्यूमर का कॉस्ट से पास होके हायर प्राइस के थ्रू चला जाता है. सप्लाई शॉक, डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन सच एज नेचुरल डिजास्टर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और अदर अनएक्सपेक्टेड शॉक कैन लीड टू डिमांड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई शॉक क्या होता है? जब सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या फिर अनएक्सपेक्टेड शॉक्स की वजह से गुड़ का सप्लाई जो है कम होता है. देन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का टाइप क्या है? लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन जो है स्लो एंड अनप्रेडिक्टेबल है. ये स्लो है और प्रेडिक्ट कर सकते हैं. रेंज इंक्रीज यूजुअली लेस देन 3%. इन्फ्लेशन होता है. वॉकिंग और थ्रॉटिंग इन्फ्लेशन, मॉडरेट 3 to 7% बट लेस देन 10%. तो वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है इसमें 3 to 7% मॉडरेट रहता है, लेकिन 10% कम रहता है. रनिंग और हॉपिंग जंपिंग रनवे इन्फ्लेशन रैपिड 10 to 20%. रनिंग आपकी हॉपिंग आपकी जंपिंग एंड फिर इन्फ्लेशन का मतलब है 10 to 20% बढ़ना है इन्फ्लेशन का. गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ डबल और ट्रिपल डिजिट, एग्जाम्पल 20%, 100% और मोर. तो डबल या फिर ट्रिपल डिजिट का रेंज जो रहता है तो हाई इन्फ्लेशन होता है. 20 से 100% ज़्यादा इन्फ्लेशन है. द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैरेक्टराइज एज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग विद एनुअल रेट रीचिंग मिलियन और इवन ट्रिलियन. तो ये इन्फ्लेशन का टाइप जो है हाइपर इन्फ्लेशन कैरेक्टराइज होता है बड़ा एक्सेलरेटिंग की वजह से, जिसमें एनुअल रेट जो है पहुंच जाता है मिलियन से लेकर ट्रिलियन तक. मेजर टू चेक इन्फ्लेशन, मेजर ताकि इन्फ्लेशन चेक कर सके. बोटलनेक इन्फ्लेशन, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन occur when there is a sharp decrease in supply while demand remain constant. बोटलनेक इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन ऐसा टाइप है जहाँ पे शार्प कम होता है सप्लाई में और डिमांड जो है कांस्टेंट रहता है. Such circumstances arise from challenge risk of mismanagement on the supply side
A condition often referred to as structural inflation. एक ऐसे circumstances आते हैं challenges, risk या फिर मिसमैनेजमेंट से सप्लाई साइड में कंडीशन ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है. कैटेगराइज द फॉर्म ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फॉर्म में कैटेगराइज होता है. पुल इन्फ्लेशन एक्सक्लूड एलिमेंट लाइक फूड एनर्जी प्राइस providing more stable and consistent indicator of the underlying inflation pressure within an economy. कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड या एनर्जी को बाहर निकाला जाता है और ज़्यादा स्टेबल कंसिस्टेंट इंडिकेटर देता है किसका, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर का इकोनॉमी के अंदर. बास्केट ऑफ गुड्स, उसका प्राइस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, एनर्जी, ये कोर इन्फ्लेशन है. ये कोर इन्फ्लेशन है और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है. तो मेजर टू चेक इन्फ्लेशन में कॉस्ट साइड मेजर होता है कटिंग डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सरसाइज एंड कस्टम कट. इसमें प्रोडक्शन का कॉस्ट को कम किया जाता है कस्टम कट के लिए. इन लॉन्ग टर्म बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन. प्रोडक्शन प्रोसेस भी अब बेहतर होता है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है. देन इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ पीपल, रैशनल वेज पॉलिसी. तो लोगों का भी इनकम लेवल बढ़ता है, रैशनल वेज पॉलिसी और प्राइस कंट्रोल रहता है. फिर फिजिकल मेजर, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ऑस्टेरिटी. यहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्चा जो है कम करता है ऑस्टेरिटी. इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ता है. डिक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होता है. टारगेट सरप्लस बजट, सरप्लस टारगेट होता है. मॉनेटरी मेजर, क्रेडिट कंट्रोल होता है. डिमोनेटाइजेशन, मनी का डिमोनेटाइजेशन होता है. कट डाउन मनी सप्लाई, बैंक रेट, CRR और रेपोस. मनी सप्लाई कट डाउन करते हैं, बैंक रेट, CRR और रेपोस कट डाउन होता है. लॉन्ग टर्म इंक्रीज प्रोडक्शन, डिसमेंटल सप्लाई साइड बॉटलनेक. लॉन्ग टर्म में जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, डिसमेंटल करता है सप्लाई साइड बॉटलनेक्स को. सप्लाई साइड चेन, इम्पोर्ट ऑफ गुड इन शॉर्ट सप्लाई. सप्लाई साइड मेजर में क्या होता है कि गुड्स का इंपोर्ट में शॉर्ट सप्लाई होता है. रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ता है. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस मैनेजमेंट. यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस मैनेजमेंट होता है एज अ लॉन्ग टर्म मेजर गो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. लॉन्ग टर्म मेजर के लिए हमेशा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए. Then effect और impact of इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है. इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. Bond holders. As a bond gives a fixed return after maturity, the bondholder tend to lose due to the rise in the rate of inflation. Bondholders जो होते हैं उनका क्या रहता है, उनके पास जो बॉन्ड रहता है वो उनको फिक्स रिटर्न देता है मैच्योरिटी के बाद. लेकिन जो है इन्फ्लेशन का स्पीड बढ़ने की वजह से बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न का पैसा भी मिलता नहीं मैच्योरिटी के बाद. देन ऑन फिक्स्ड इनकम group, inflation very badly affects the salaried and pension class. As with inflation, the purchasing power of the income fall drastically without any increase in income. तो जो ग्रुप या जो फैमिली में फिक्स इनकम रहता है उनका इन्फ्लेशन बहुत ख़राब तरीके से होता है. जिस ग्रुप में जिस फैमिली में पेंशन क्लास होती है, सैलरी क्लास होता है,
इन्फ्लेशन की वजह से उन लोग बहुत बुरे कंडीशन में आते हैं। वो ड्रास्टिकली उनका इनकम का परचेसिंग पावर कम होता है बिना उनका सैलरी बढ़े। देन स्मॉल फार्मर, inflation increase input cost but crop prices may not rise proportionally, increasing their profit margin. तो स्मॉल छोटे छोटे फार्मर, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनपुट कॉस्ट में रिजल्ट का कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन क्रॉप का प्राइस जो है वो बढ़ता नहीं है प्रोपोर्शनली और प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। ऑन स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, इन्फ्लेशन रेज प्रोडक्शन कॉस्ट मेकिंग इट हार्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, उसकी वजह से प्रॉफिट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन ऑन बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेस, बिग फार्मर बिग बिजनेस में क्या असर पड़ता है। बिग फार्मर एंड बिग बिजनेस यूजुअली गेन एज दे गेट बेटर प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन, thereby अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। बिग फार्मर और बिग बिजनेस जो है वो लोग ज़्यादा गेन करते हैं अगर प्राइस अच्छा रहेगा तो, इन्फ्लेशन की वजह से। और इन्फ्लेशन की वजह से बड़े फार्मर लोग ज़्यादा पैसा गेन करता है और इन्फ्लेशन की वजह से बड़े बड़े बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। ऑन एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट, exchange rate may depreciate due to inflation and there is a benefit to exporter because of this। exchange rate जो exchange fee जो है वो कम होता है इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन ये एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा मिलता है इन्फ्लेशन की वजह से। however export may also be discouraged as domestic sale become less attractive due to higher price। लेकिन हायर प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है डोमेस्टिक सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो कम अट्रैक्टिव होता है प्राइस बढ़ने की वजह से। ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन द शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज विद राइज इन इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी कम हो जाती है। हाउएवर इट मे नॉट होल्ड ट्रू इन द लॉन्ग रन, लेकिन तो भी ज़्यादा समय तक ये इशू टिकता नहीं है। On saving, marginal propensity to save MPS decrease as most of the saving in India are done by households। सभी घरों में क्या होता है, कुछ अपना पैसे, अपने सैलरी में से कुछ पैसा जो है वो सेव करके रखते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव करके रखते हैं, लेकिन उसका भी वैल्यू कम होता है। सेविंग का भी पैसा का वैल्यू कम होता है। On the contrary, it skew the saving pattern in favor of unproductive assets like gold। लेकिन उसके ऑपोजिट में क्या होता है, अगर उसके ऑपोजिट में क्या होता है कि अनप्रोडक्टिव एसेट जैसे गोल्ड जो होता है वो, उसका सेविंग पैटर्न स्क्यू हो जाता है। तो ये जो अनप्रोडक्टिव एसेट जो है गोल्ड, इसका भी सेविंग पैटर्न जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर ऑन इनइक्वालिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनइक्वालिटी में राइज इन द इकोनॉमी ड्यू टू इन्फ्लेशन एज द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आर मोर सीवियरली अफेक्टेड। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है बढ़ता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की वजह से, और सोसाइटी का लोअर स्ट्रेटा को बहुत बुरा असर पड़ता है। देन ऑन फिजिकल डिसीट, it may rise due to rise in inflation as the government need to give more subsidies to make more affordable to low income। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये बढ़ता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी को अच्छा अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है लो इनकम ग्रुप के लिए। और मार्जिनल क्लास, अकॉर्डिंग टू ADB 1% फूड इन्फ्लेशन leads to 0.3% increase in both infant and child mortality rate and 0.5% increase in undernourishment। मार्जिनलाइज क्लास में क्या होता है, ADB के हिसाब से 1% फूड इन्फ्लेशन जो है 0.3% बढ़ता है, मतलब 0.3% इन्फेंट या छोटे छोटे बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, 0.5%
अंडर नरिशमेंट में जाते बच्चे, on lender and borrower. Inflation benefit the borrower debtors, whereas it cause loss to the lender creditors. तो लेंडर्स और बोरो पे क्या असर पड़ता है? जो बोरो जो रहते डेप्टर, उनको इन्फ्लेशन का बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो लेंडर रहते हैं जिनमें पैसा लिया क्रेडिट, उनका नुकसान होता है। इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसेप्ट क्या क्या है? यहाँ पे है फिलिप कर्व, ये कंसेप्ट है इन्फ्लेशन के बारे में। द कर्व इम्प्लाइज अ ट्रेड ऑफ शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप कर्व जो है ये ग्राफ दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिवर्स रिलेशनशिप है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। जो जैसे इन्फ्लेशन का स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। तो जैसे हाई इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहता है, लो इन्फ्लेशन रहता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। हाई इन्फ्लेशन में लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है और लो इन्फ्लेशन में हाई एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नायडू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये नायडू क्या है? रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच इन्फ्लेशन इज स्टेबल, नाइदर एक्सेलरेट नॉट डिसेलरेटिंग। नायडू जो है रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल को, जहाँ पे इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है, ना ही वो स्पीड में रहता है, ना ही वो स्लो रहता है। At Nairobi, the upward and downward forces on price and wage neutralize each other. There is no tendency to change in rate of inflation. तो नायडू में क्या होता है कि ऊपर और डाउन, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स प्राइस पे न्यूट्रलाइज करते एक दूसरे को, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और जो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Then deflation happens when the price of goods and service decreases across the entire economy. डिफ्लेशन कब होता है? जो पूरा इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस का प्राइस कम होता है। इट कैन अकर व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बट नॉट इनफ मनी सर्कुलेटिंग। ये कब होता है डिफ्लेशन? जो गुड्स और सर्विस बढ़ता है लेकिन पैसा जो है सर्कुलेट नहीं होता है। Disinflation in this scenario, the inflation rate decreases over time but remain positive. तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इन्फ्लेशन का स्पीड कम होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। फिर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अराइज व्हेन बोथ stagnation, zero economic growth and inflation happen concurrently. ये कब होता है? जब दोनों stagnation मतलब ज़ीरो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन concurrently होता है। It represent an economic period with no growth, relatively high unemployment, increased price of goods and a decline in GDP. तो ये stagflation रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक पीरियड को जिसमें ग्रोथ नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और गुड्स का प्राइस जो है बढ़ता है और जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कम होता है। इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट इंटेंशनली क्रिएट कंडीशन टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बूस्ट डिमांड फॉर हायर ग्रोथ। इन्फ्लेशन क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो कंडीशन ऐसा बनाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, हायर ग्रोथ के लिए डिमांड बढ़ता है। अचीव थ्रू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, टैक्स कट्स, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन एंड करेंसी प्रिंटिंग। तो ये रिफ्लेशन अचीव होता है जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है,
टैक्स कट्स बढ़ते, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होता है और करेंसी प्रिंटिंग भी बढ़ता है। ऑब्जर्व व्हेन द गवर्नमेंट इज एमिंग टू पुल इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन। जब भी रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि इकोनॉमी को वापस कैसे अच्छा लेके आ सकता है, गवर्नमेंट का हमेशा एम रहता है। देन स्क्यूफ्लेशन, स्क्यू का मतलब ही है डिस्टॉर्शन या असिमेट्रिक। रिलेटिव एंड एपिसोडिक प्राइस इंक्रीज नॉट अक्रॉस द बोर्ड पर्टेनिंग वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी। सो यहाँ पर रिलेटिव और एपिसोडिक प्राइस बढ़ता है बोर्ड में, तो एक या फिर कम्युनिटी का छोटा सा ग्रुप। राइस एंड फ्रूट प्राइस और ओनियन एंड पोटैटो वर लेस बीइंग नॉर्मल। तो यहाँ पे कांदा, बटाटा या बाकी सब में फूड प्राइस जो है वो बढ़ता है। अभी कांदा और पटाटा, ओनियन और पोटैटो का जो और दूसरे फूड प्राइस बढ़ता है, बाकी सब नॉर्मल रहता है। तो कुछ कमोडिटी जो है उनके प्राइस बढ़ता है, कुछ कमोडिटी के प्राइस जो है वैसे के वैसे ही नॉर्मल रहते हैं इन्फ्लेशन के वक्त। इसे उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। देन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, डिप्रेशन कम होता है, रिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बैलेंस में रहता है। सो इन्फ्लेशन प्रीमियम, इट इज़ द एडिशनल इंटरेस्ट रेट दैट लेंडर्स चार्ज to compensate for the expected loss of purchase power due to inflation। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम में जो इंटरेस्ट का जो स्पीड है, रेट है, वो एडिशनल आता है, लेंडर्स को चार्ज करता है ताकि उसका जो परचेसिंग पावर का जो लॉस हुआ है वो भरपाई हो सके इन्फ्लेशन के वक्त। फिर इन्फ्लेशन टैक्स, inflation tax, they signify the cost of holding on to currency during periods of inflation, high inflation। inflation tax क्या होता है, यहाँ पे जो कॉस्ट जो है करेंसी होल्ड करता है हाई इन्फ्लेशन के वक्त, उसको सिग्निफाई करता है। occur when the government manipulate the money supply, diminish the value of existing money and penalize holder। ये कब होता है, जो गवर्नमेंट जो है पैसे के सप्लाई को मैनिपुलेट करता है और जो पैसा है उसका वैल्यू को कम करता है और पेनलाइजिंग होल्डर्स को। प्रोड्यूसर होलसेलर मेथड टू मेजर इन्फ्लेशन, मेथड जिससे इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं, WPI, CPI, GDP, फ्लेटर। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI क्या होता है, ट्रैक प्राइस चेंज इन द होल मार्केट where goods and are traded and in large quantities। ये क्या करता है, प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है पूरे मार्केट में, जहाँ पर गुड्स और ट्रेड जो है क्वांटिटी ट्रेड होता है। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPTI, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिश इट मंथली। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिस इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड का प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर पब्लिश होता है हर महीना। द होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट comprise about 69.7% this year 2011 and 12। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 आइटम्स रहते हैं, इसमें बेस ईयर 2011 से लेकर 12 तक होता है।
होल प्राइस इंडेक्स कमोडिटी आर डिवाइडेड इनटू होल प्राइस इंडेक्स डिवाइड होता है 3 प्रोडक्ट में, प्राइमरी प्रोडक्ट, फ्यूल और प्रोडक्ट पावर। सो यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल में क्या होता है, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिनरल, वेट अंडर बेस ईयर 22.62% होता है। फ्यूल्स, पावर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल 13.50% होता है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 64.23% होता है। Consumer Price Index, assessing price change paid by end consumer in the retail market. Consumer Price Index क्या होता है, इसमें प्राइस चेंज का प्राइस रेट चेंज पेड को एसेस करता है एंड कंज्यूमर रिटेल मार्केट में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग RBI and GUI in 2050 uses CPI combined instead of WPI for policy making based on a report of O.J. Patel Committee। फिर इन्फ्लेशन टारगेट RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2050 से CPI कंबाइन प्राइस इंडेक्स यूज़ करता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बदले में, और पॉलिसी मेकिंग जो बेस्ड होता है O.J. पटेल कमेटी रिपोर्ट्स के अंदर। फिर इंडेक्स CPI कमिटी कॉमर्स प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्री वर्कर्स CPIIW बेस ईयर 2016। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर CPI-AL 1986-87। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर 1986-87 कंपाइल होता है लेबर ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो है किसके अंडर होता है, लेबर ब्यूरो किसके अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड 2012 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के अंदर होता है। फिर GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, पब्लिश बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नॉमिनल GDP को डिवाइड करेंगे रियल GDP से तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आएगा, GDP डिफ्लेटर्स। Then comparison aspect, wholesale price index, consumer price index, GDP deflator level, wholesale, retail, economy wide, coverage, good only, good and service, all GDP components, uses, industry inflation, consumer inflation, broad economic inflation, inflation target not used by RBI, used by RBI, indicative for policy maker। तो होल प्राइस इंडेक्स का लेवल क्या है, होलसेल रहता है, कवरेज गुड ओनली रहता है, और यूजेस इंडस्ट्री इन्फ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन टारगेट जो है RBI यूज़ नहीं करती। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लेवल जो है रिटेल रहता है, कवरेज गुड और सर्विस पे रहता है, यूजेस कंज्यूमर इन्फ्लेशन टारगेट जो RBI यूज़ करता है। GDP डिफ्लेटर का लेवल इकोनॉमी वाइड रहता है, सभी GDP कंपोनेंट कवरेज होता है, यूज़ ब्रॉड इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, और GDP डिफ्लेटर में इन्फ्लेशन टारगेट में पॉलिसी मेकर के लिए होता है।